हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए का, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है। आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी देखिएगा क्या यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 7 से है, हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 7 है, परंपरा के मूल्यांकन से है। ला रहे हैं हम आपके लिए क्वेश्चन जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ से परंपरा के मूल्यांकन चैप्टर से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, कोई भी एनी ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो कम संभावना है कि वो छूटेंगे अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं अंत तक। तो अगर मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियोस में। वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि बोल रहा है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, प्रवाह कैसा है, सॉरी प्रभाव नहीं, प्रवाह कैसा है। तो जातीय जो अस्मिता है उसकी दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। पहला विच्छिन्न, फिर है अविच्छिन्न, फिर है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अविच्छिन्न और विच्छिन्न दोनों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आप सभी देख रहे हो क्या कि बोल रहा है क्या कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। मतलब जो साहित्य की जो परंपरा है इसका पूर्ण ज्ञान यानी कि पूरा ज्ञान किस अवस्था में संभव है। पहला यहाँ पर देखिए आप लोग क्या दिया ऑप्शन, सामंतवादी, सामंतवादी, जी बिल्कुल सामंतवादी व्यवस्था, फिर पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में ही साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान आप ले सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप सभी देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। जी बिल्कुल, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है भैया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नलिनी विलोचन शर्मा, जो कि हो जाएगा गलत। अशोक वाजपेयी, ये भी हो जाएंगे गलत। रामविलास शर्मा और भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे गलत, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। पहला लखनऊ, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, आप सभी को राइट ऑप्शन यहाँ पर अगर मालूम होगा क्या, तो देख सकते हैं क्या कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं डी दिया हुआ है, यानी कि ना लखनऊ में, ना बिहार में, ना पटना में। अगर बिहार में होता तो पटना में ही होता, ठीक है, मतलब पटना में होता तो बिहार होता, लेकिन बिहार, पटना, लखनऊ ना देकर उत्तर प्रदेश आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि रामविलास शर्मा, जी बिल्कुल आप सभी जैसे देख रहे हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। मतलब रामविलास शर्मा का जन्म तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था। पहला 6 जून 1855 को, 5 जनवरी 1992 को, फिर 10 अक्टूबर 1912 को, 18 मार्च 1717 को। राइट ऑप्शन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि राइट ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है, जो कि है आपका 10 अक्टूबर 1912 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे। तो मतलब किस राज्य में पढ़ने गए थे। तो रामविलास शर्मा जो थे उनका जन्म तो हुआ था कहाँ भैया, यहाँ पर आपको हम दिखा चुके हैं कि जन्म उनका यहाँ पे हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसको हम लोग यूपी बोलते हैं। लेकिन वो पढ़ने किस राज्य में गए हुए थे, तो वो पढ़ने गए हुए थे आपके लखनऊ में। कहाँ गए हुए थे, पढ़ने लखनऊ में गए हुए थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। तो पढ़ने गए थे, लेकिन कहाँ गए थे। तो भैया जो पढ़ने गए थे वो विश्वविद्यालय लखनऊ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो पढ़ने कहाँ गए, लखनऊ गए, तो इसीलिए नालंदा, आगरा और बिहार में तो आ नहीं सकते हैं, विश्वविद्यालय लखनऊ में ही गए होंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा जो थे उनका निधन कहाँ हुआ था, आगरा में, दिल्ली में, बिहार में, लखनऊ में। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी हम जानेंगे, लेकिन अभी कहाँ हुई थी ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिख रहा है क्या कि रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ है। तो जी बिल्कुल, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था, 30 मई 2000 को। जी बिल्कुल राइट, 30 मई 2000 को उनका दिल्ली में क्या हो गया था, निधन हो गया था। कहाँ पे हो गया था निधन, 30 मई 2000 को उनका दिल्ली में निधन हो गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बोल रहा है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था।
ठीक है। तो किस विश्वविद्यालय मतलब किस विश्वविद्यालय के किस विभाग में, मतलब विश्वविद्यालय होते हैं उसमें बहुत सारी विभाग होती हैं, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसके किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया था? तो भैया पहला संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी, बहुत सारे मतलब विभाग होते हैं। तो इन्होंने काम जो किया था वो किया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। जी बिल्कुल, यहाँ पर डी में किया था उन्होंने, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी के विभाग में उन्होंने काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने? तो भाई राम निदेशक नहीं, निर्देशक बने, ठीक है। तो रामविलास शर्मा जो थे किस संस्थान के निर्देशक बने? पहला है केएम हिंदी संस्थान। जी बिल्कुल, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या? केएम हिंदी संस्थान, क्या? केएम हिंदी संस्थान को बने थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल निराला के जो साहित्य साधना है इसकी भी रचनाकार है आपके रामविलास शर्मा ही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप सभी देख रहे होंगे क्या कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो ये जो चैप्टर है आपका परंपरा का मूल्यांकन, ये गद्य की कौन सी विद्या की रचना है? पहला है कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा। राइट ऑप्शन जो यहाँ पर आप सभी को बी देखने को मिल जाएगा, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विद्या है? निबंध है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है क्या कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए भैया है? तो जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये ज्ञान क्या है? आवश्यक है, सबसे आवश्यक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पर अगर हम बोलते हैं आपको तो यहाँ पे देख पाइएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करेंगे? मतलब अगर साहित्य की परंपरा का अगर मूल्यांकन हम करें, अगर आपको मिले कि नंबर वाइज करिए अगर साहित्य की परंपरा का, तो सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करेंगे? जी बिल्कुल, तो यह जो हो जाएगा जो श्रमिक जनता के हितों के प्रतिबिंबित करता है, जो पूंजीपतियों होना चाहिए था यहाँ पे, जो पूंजीपतियों के हितों की प्रतिबिंबित करता है, जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, और जो जातिवाद के पोषक है। तो जातिवाद के पोषकों का तो नहीं करेंगे, श्रम विभाजन को बढ़ावा देने वालों को भी नहीं करेंगे, पूंजीपतियों के हितों का प्रतिबिंब करता है उनको भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है जो श्रमिक जनता के हितों के लिए प्रतिबिंबित है करता है उसे हम लोग करेंगे। तो 15 का आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में जो है विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? पहला समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो साहित्य में जो विकास की प्रक्रिया है वो किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की बात तो बोल रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है क्या? साहित्य जो है आपका सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो भैया साहित्य जो होता है वो सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है कि कौन सा, जी बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था? जी बिल्कुल, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? तो भैया वो एथेंस था। कौन था? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? तो वो एथेंस ऐसा देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को क्या कर दिया था? प्रभावित कर दिया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य का जो निर्माण है उसमें किनकी भूमिका मतलब निर्णायक है भैया? तो ये है प्रतिभाशाली मनुष्य की। अगर प्रतिभाशाली मनुष्य अगर निर्णय ना करते उनकी भूमिका जो है निर्णायक है, मतलब उनकी भूमिका नहीं होती। प्रतिभाशाली का मतलब होता है जिनके अंदर प्रतिभा बढ़ी हो, ठीक है, प्रतिभा करने का मतलब हुनर बढ़ाओ और वो साहित्य को लिख सके, साहित्य को समझ सके, तो उन्हीं मनुष्य का भूमिका यहाँ पे निर्णायक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप सभी देख पा रहे क्या लिखा हुआ है क्या कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? मतलब किस वर्ष की क्रांति के बाद जो हुआ था क्या कि रूसी जो थे और गैर रूसी, रूसी बोलते हैं जो रूस में रहते हैं और जो गैर रूसी बोलते हैं जो रूस से बाहर रहते हैं, मतलब रूस की नागरिकता उनके पास नहीं है, रूस में तो रहते हैं लेकिन रूस के नागरिकता नहीं उनके पास। तो जातियों के आपसी संबंध में बहुत परिवर्तन हुआ था। किनके? तो यहाँ पर 1917 के क्रांति के बाद। किसके साथ क्रांति के बाद? 1917 की क्रांति के बाद। हम आपका हिस्ट्री में ये क्वेश्चन जाकर बता भी चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हो उसका। चलिए यहाँ पे बोला है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है क्या? तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद है भैया। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद। समाजवाद कहने का मतलब है कि समाज में जो होता है, मतलब पूंजीवाद तो नहीं हमको चाहिए, ना जातिवाद चाहिए, ना परिवारवाद चाहिए। परिवारवाद का मतलब हो गया क्या कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ये डायलॉग बहुत ही फेमस है, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। परिवारवाद कहने का मतलब ये है कि अगर राजा है, राजा मरता है तो उसका बेटा ही बनेगा, ठीक है। फिर जातिवाद है बाई चांस, तो
कोई अगर राजा मरता है, उसका कास्ट अगर मान लेते कि उसका कास्ट क्या है, मान लेते उसका कास्ट ए है, तो उसी के कास्ट ए से ही कोई राजा बनेगा, ठीक है। और पूंजीवाद का मतलब आप सभी जानते हैं, पूंजीपति जिसके पास कारखाना उठाना। समाजवाद भाई आप सभी जानते हैं, परिचित इसके, अगर इससे बारे में ज़्यादा जानकारी जाननी है तो हिस्ट्री में जाइए, ठीक है, हिस्ट्री के चैप्टर जो हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस विश्व व्यवस्था में संभव है। तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ये समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिख रहा है क्या कि समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। समाजवादी जो व्यवस्था है यह किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। तो भैया ये प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है क्या कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ये जो पुस्तक है परंपरा का मूल्यांकन जो है पुस्तक है, वो किसकी पुस्तक है भैया। तो वो पुस्तक है आपकी किसकी, रामविलास शर्मा की। किसकी पुस्तक है, रामविलास शर्मा की पुस्तक है परंपरा का मूल्यांकन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कहाँ, कहाँ नहीं, मतलब प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो बोल रहा है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। तो भैया सभ्यता का हर स्तर युद्ध नहीं होता है। आप सुने होइएगा कि कोई भी बात का हल युद्ध नहीं होता है। कोई भी बात जो है अगर उसका अगर आप हल निकाल रहे हैं तो युद्ध अगर कर रहे हैं आप तो बहुत ही बड़े क्या है, मूर्ख है। क्योंकि युद्ध से किसका हानि हुआ है, युद्ध सामने वाला मानते हैं कि एक टीम ये है, एक टीम ये युद्ध लड़ेगी, एक टीम ये युद्ध लड़ेगी, ये आपके मारेगा, ये आपको मारेगा, मतलब कि दोनों गोटा मारपीट करके क्या करिएगा, अपने आप का ही नुकसान कीजिएगा, फायदा तो किसी का होने वाला नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि सभ्यता का हर स्तर, जी बिल्कुल, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, तो भैया युद्ध नहीं होता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका युद्ध हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य जो है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो भैया हम आपको बार बार बता चुके हैं कि साहित्य जो होता है वो साहित्य सापेक्ष रूप से क्या है, स्वाधीन है। क्या है, स्वाधीन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो यही एथेंस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त हम एथेंस ऐसे लिखे थे, एथेंस। तो ये हाफ यहाँ पर जो देख रहे होंगे ये आधा ना है, ठीक है, हाफ ना है, नौ में हलंत लगा दीजिए, ऊपर एथेंस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एथेंस किस महादेश में आता है। तो भैया हम आपको बताए हुए थे कि किस महादेश के गुलाम राज्य ने अपनी सभ्यता से पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। तो पूरे यूरोप को प्रभावित किया था एथेंस देश ने। और एथेंस किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यूरोप को प्रभावित किया गया था, तो यूरोप में के अंतर्गत आएगा। चलिए तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो बोल रहा है बायरन किस भाषा के कवि थे। बायरन जो थे किस भाषा के कवि थे भैया, तो वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। लॉर्ड बायरन किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो बोला निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। वही किनकी कृति है या फिर किनकी रचना है, तो भैया वो रामविलास शर्मा की रचना है। किनकी है, रामविलास शर्मा की रचना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। निराला की जो साहित्य साधना है वो कितने खंडों में रचित है, 2 खंडों, 3 खंडों, 4 खंडों, 5 खंडों। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 खंडों में। निराला की जो साहित्य साधना है वो कितने खंडों में रचित है, वो 3 खंडों में रचित है। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पे बोल रहा है प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद और उनका युग जो था उनकी किनकी रचना है भैया, तो वो भी रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की ही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लैटिन कवि कौन है। लैटिन के कवि इसमें से कौन है, वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिके। राइट ऑप्शन आपका लोगों को यहाँ पर अगर देखने को मिल जाएगा तो वर्जिल लैटिन के कवि हैं। क्या है, वर्जिल लैटिन कवि है। चलिए आगे बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। भैया ये तार सप्तक, अगर यहाँ पे आप लिखते हैं तार सप्तक तो आपको यहाँ से हम एक ट्रिक बताते हैं। तार सप्तक, इस तार को हटा दीजिए, सप्तक को पकड़ लीजिए। सप्तक मतलब क्या होता है, सप्तक कुछ सुनिए कर 7 टाइप का फील हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं, तो यही 7 इसका आंसर हो जाएगा। कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है भैया, तो यहाँ पर 7 कवियों की कविताएं इसमें तार सप्तक में संग्रहित है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वात्स्ययन आज्ञे जी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए हीरानंद वात्स्ययन की बात कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे बोल रहा है आज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था। कब संपादित किया था भैया, तो 1943 ईस्वी में आज्ञे जी ने तार सप्तक संपादित किया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था। शर्मा जी जो थे उन्होंने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था भैया, तो वो भारत सरकार को पुरस्कार की राशि दान स्वरूप दे दिए थे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको बीएम लगाकर चलिएगा, ठीक है।
आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन, मतलब बहुत पुराना। ठीक है, चलिए अति का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं अति सुंदर, अति सुंदर मतलब बहुत सुंदर। ठीक है, तो अति प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? अति प्राचीन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। तो परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि निबंध की विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र किनकी रचना है भैया? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूले की, नलिन विलोचन शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो भैया हम गुणाकर मूले की रचना के बारे में पढ़ चुके हैं, नलिन विलोचन की रचना के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक ये हरिश्चंद्र नाम का कोई भी रचना नहीं आया है। तो बचा क्या? और हरिश्चंद्र खुद की तो रचना करेंगे नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। बचा कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब हो गई और कहाँ हो गई? हरिश्चंद्र शर्मा जो थे उनकी मृत्यु कब और कहाँ हो गई थी? तो भैया उनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 2000 ईस्वी में दिल्ली में ही हो गई थी। कहाँ पे? 2000 ईस्वी में दिल्ली में ही हो गई थी। समझ में आ रहा है? 2000 ईस्वी में दिल्ली में ही हो गई थी। चलिए जैसे कि यहाँ पर हुआ था इनका क्या कहते हैं, परंपरा का मूल्यांकन का जो है रामविलास शर्मा का भी निधन दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, वो जन्म तो लिए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, वही 30 मई के आसपास में। शायद करेक्ट डेट तो ये शायद 30 मई है, 30 मई 2000 ईस्वी में हुई थी। चलिए बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोल रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो भैया हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ये आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। चलिए आगे की बात करते हैं अगर 42 नंबर क्वेश्चन की और हमारे इस वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन की। तो बोल रहा है रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? पहले आलोचक, कवि, नाटककार, साहित्यकार। तो भैया यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो रामविलास शर्मा जो है आलोचक है। कौन है? आलोचक है, आलोचना करते हैं वो सभी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आलोचक राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आप सभी का हम बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस वीडियो को कम से कम अंत तक तो देखते हैं। और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।